Okay, so let us see this further. और ये मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन ट्रांजैक्शन को समझना है, क्योंकि देखिए आपको बाकी ट्रांजैक्शन तो सारे आ गए, अभी आपको समझना है कि इन ट्रांजैक्शंस का हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एक काम करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, wherever it will make changes। जब हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम जब सैलरी पे करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश एसेट माइनस, जब सैलरी पे रहे कैश एसेट माइनस हो जाएगी, तो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ माइनस की फिगर। और दूसरा, जब हम कॉलम बना रहे होते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम 5 कॉलम जब बनाएंगे, 5 कॉलम्स के अंदर हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एसेट को हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमने एक्सपेंस को हमने एक ही कॉलम बनाया था, फिर लाइबिलिटीज का एक कॉलम बनाया था, कैपिटल का एक बनाया था, रेवेन्यू का। रेवेन्यू का तो चलो ठीक है, एक ही कैपिटल में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन हमें लाइबिलिटीज के अंदर भी जरूरत पड़ती है और एक्सपेंस में भी जरूरत पड़ती है। हमको जानना होता है एंड ऑफ द ईयर कि हमने कौन सा एक्सपेंस कितना किया हुआ। तो भले ही हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को जब स्टेबल के फॉर्मेट में करेंगे तो हम एक्सपेंस और लाइबिलिटी को नहीं बना रहे, या मान लीजिए एक्सपेंस को हमने नहीं बनाया, लाइबिलिटी को बना लिया, एक्सपेंस का नॉर्मली हम एक ही रखेंगे क्योंकि स्पेस की दिक्कत आएगी। लेकिन जब हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सेंटेंसेस में लिख रहे हैं या अलग इस ढंग से लिख रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें अलग से एक्सपेंस का नाम भी लिखना है। तो मैंने बताया कि कैश एसेट हमारी माइनस हो रही है, और फिर हमने सैलरीज दी, तो सैलरीज जो दी है, सैलरीज हमारे एक्सपेंस है, तो सैलरीज एक्सपेंस हमारे प्लस हो रहे हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस हमारे प्लस होगा, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस हमारा प्लस होगा, दैट इज 12,000। तो ये जो ये ट्रांजैक्शन है कि हमने सैलरीज पे की है कैश में, इसका ये इफेक्ट आएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब हमने सैलरी पे की तो कैश में हम माइनस करेंगे और एक्सपेंस में हम प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब हमें कमीशन रिसीव होगा, जब हमें रिसीव होगा तो हम कैश एसेट को प्लस करेंगे और कमीशन हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू को भी हम प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो जब कमीशन मिलेगा तो हम कैश में 15,000 ऐड करेंगे और रेवेन्यू में हम 15,000 ऐड, हमारी इक्वेशन टैली हो जाएगी, ठीक है। इसी ढंग से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया और ये सब भी हो गया। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पे, दैट इज रेंट पेड इन एडवांस। हमने रेंट एडवांस में दिया हुआ, तब आप इसको क्या करोगे, इसको आपको लिखना होगा ऐसे, कैश एसेट माइनस 4,000, रेंट आप दिया है तो रेंट माइनस कैश माइनस हो जाएगा, कैश जा रहा, और जो एडवांस दिया आपकी एसेट है, तो प्री पेड रेंट एसेट प्लस 4,000, तो एसेट प्लस ये प्रीपेड रेंट प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम इसको शो करेंगे तो कैश में तो हम माइनस करेंगे और एसेट में एक और कॉलम खोलेंगे प्रीपेड रेंट का एसेट, और उसके अंदर हम उसको प्लस कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली बोथ आर एसेट्स, एक एसेट कम हो रही है और एक एसेट हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ से एक्सपेंस है इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस, तो एसेट में ही हमें प्रीपेड का भी एक कॉलम खोलना है, उसमें हम प्लस करेंगे और कैश में हम माइनस करेंगे। एनी क्वेश्चंस कहीं पे आए तो आप पूछ लीजिएगा। फिर हम आ रहे हैं अनपेड सैलरीज में। अनपेड सैलरी में क्या होगा, मतलब हमने सामने वाले से सर्विसेज ले ली, काम कर लिया सामने वाले ने, मतलब और हमने पेमेंट नहीं किया, तो जो सर्विसेज ली वो हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे होगा सैलरीज एक्सपेंस प्लस 2,000 और अनपेड सैलरी लायबिलिटी प्लस 2,000, लायबिलिटी भी प्लस और एक्सपेंस भी प्लस। देखिए आप दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यही अकाउंट्स में एक आध डिफरेंसेस समझने अपने को। जब हम सैलरी पे करते हैं
तो सैलरी एक्सपेंस प्लस 2000 और कैश माइनस। और जब बोला जाए सैलरी अनपेड, मतलब काम हो गया, खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस तो हो गया। अकाउंट्स में एक्सपेंस का मतलब ये नहीं कि आपने कैश दिया तो ही, आपने सर्विसेज ले ली तो खर्चा हो गया, ऊपर आपने सर्विसेज ले ली थी तो खर्चा हो गया, कैश भी दे दिया तो कैश भी मान। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है सपोज 2000, लेकिन आपने पे नहीं किया तो लायबिलिटी में जुड़ जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा सैलरी अनपेड। तो जब आप किसी का बेनिफिट ले लेते हैं तो एक्सपेंस हो जाता है, तो एक्सपेंस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर कैश देंगे तो कैश माइनस होगा, और कैश नहीं देंगे तो लायबिलिटी हो जाएगा। इज दैट ओके? ये ठीक है? किसी को इसमें कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? टेलीफोन बिल ड्यू का भी मतलब है अनपेड है। नेक्स्ट इज एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन का मतलब होता है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं। अर्न कर लिया मतलब क्या? अर्न कर लिया मतलब कमीशन की हमारी रेवेन्यू हो गई, रेवेन्यू हो गई, हम रेवेन्यू हो गई हमारी, ठीक है, रेवेन्यू तो हो गई हमारी, लेकिन अभी मिला नहीं है अपने को पैसा, तो उसको बोलेंगे अक्रूड कमीशन। जिससे हमें लेना है वो हमारी एसेट, दोनों में प्लस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे कैश में प्लस करेंगे, एक्रूड कमीशन में प्लस करेंगे और रेवेन्यू में प्लस करेंगे। जब हमें कैश मिल जाता है, रेवेन्यू कैश, देखिए इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। जब हमें कैश मिल जाती है, हमने रेवेन्यू अर्न की, कमीशन अर्न किया और कैश मिल गया, तो हम क्या करते हैं, कैश में ऐड करते हैं और रेवेन्यू में ऐड करते हैं। जब नहीं मिलता है तो भी हम एक्रूड कमीशन में ऐड करेंगे, एसेट में ही एक्रूड कमीशन में ऐड करेंगे और रेवेन्यू में ऐड करेंगे। मतलब हमारे पास इनफ्लो तो हो ही रहा है, चाहे हमें कैश मिले या नहीं मिले, इनफ्लो हो रहा है। कैश मिल रहा है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, और नहीं तो डेटर का इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है, हमारी एसेट तो बढ़ रही है, डेटर भी एसेट, हमारी एसेट बढ़ रही है। जब हमने सर्विसेज दी तो हमारी एसेट बढ़ गई, पैसा मिल गया तो कैश बढ़ जाएगी, नहीं तो डेटर बढ़ जाएगी। यहां तक जो हमने किया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। If anybody has any doubts, then please do ask me. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब आगे बढ़ता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट भी वैसे ही है। अक्रूड इंटरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिया में, वैसे तो ये इंटरनेशनली अलग सेंस में यूज होता है, पूरी तरह से नहीं। इंडिया में हम दो टर्म्स को यूज करते हैं, इसको समझिएगा। जैसे मैं आपको शीट में अलग से बताता हूँ। अगर मैं कह रहा हूं अक्रूड इंटरेस्ट, इसका मतलब है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं। और अगर मैं कहता हूं अनपेड इंटरेस्ट, या इसको कहता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे बेनिफिट रिसीव। बेनिफिट माने हमने पैसा यूज किया। इंटरेस्ट क्यों देते हैं? हमने किसी से पैसा लिया होगा, उधार लिया होगा, लोन लिया होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं बट बेनिफिट यूज्ड बट नॉट पेड। दोनों ही अनपेड है, लेकिन इस अनपेड में, ऊपर वाले अनपेड में हमें पैसा मिलना है, ये रिसीवेबल है, ये मिलना है।
इसमें भी अनपेड है, लेकिन यहाँ पे आपके बिजनेस के हिसाब से आपको पे करना है। तो अक्रूड वर्ड हम नॉर्मली इनकम के लिए यूज करते हैं, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम अक्रूड यहाँ पे इंडिया में वी यूज इट लाइक दिस। तो आप इसकी चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो अक्रूड वर्ड है, ये आपकी अक्रूड इंटरेस्ट जो मिलना है, रिसीवेबल है, तो ये आपकी एसेट है। और ये अनपेड इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया, आपको देना है, आपने बेनिफिट मिल रहा, ये दिस इज योर लायबिलिटी। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जहां पे अगर मुझे ऐसा बोलना होगा कि आपको पे करना है, तो मैं अनपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करूंगा। और जब मुझे ये कहना होगा कि आपको रिसीव करना है, तो मैं वहां पे अक्रूड इंटरेस्ट वर्ड यूज करूंगा। इसी ढंग से सैलरी के साथ हो सकता है। सैलरी अनपेड होगी या सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, लेकिन कभी भी आपको सैलरी के साथ वर्ड अक्रूड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस को सैलरी मिलती थोड़ी है, बिजनेस तो सैलरी देता है। तो कभी भी अक्रूड सैलरी करके टर्म नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बिजनेस कभी सैलरी नहीं मिलती, बस ये अनपेड होगा। लेकिन इंटरेस्ट के साथ दोनों हो सकता है, कमीशन के साथ दोनों हो सकता है। कमीशन भी हो सकता है, मिलना भी है, देना भी है। रेंट बिजनेस को मिल भी सकता है और रेंट बिजनेस दे भी सकता है। आपके अपने कोई किराए की जगह आपने किसी को दे रखी है, तो आपको रेंट मिलेगा। आपने ले रखी है तो रेंट आप देंगे। तो कमीशन आप किसी को दोगे, आपने कुछ काम करवाया है किसी से और आप किसी का काम कर रहे हैं, तो कमीशन मिलेगा आपको। इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, आपने किसी से लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इनके केस में दोनों हो सकता है, अक्रूड भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। सैलरी में ऐसा नहीं होगा, सैलरी विल ऑलवेज बी आउटस्टैंडिंग, अक्रूड सैलरी नहीं हो सकती। बिजनेस कभी सैलरी नहीं रिसीव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा आप करते जाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर समझ आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको अक्रूड कमीशन दिया है। आई हैव गिवन यू द टर्म अक्रूड कमीशन। ठीक है, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये दोनों मिलने वाला है, देने वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये भी है, ये मिलना है कमीशन, लेकिन आपको एडवांस में मिल गया, पहले ही मिल गया। तो मिल गया, तो जब मिला होगा तो कैश भी आया होगा, तो कैश एसेट तो प्लस हो गई होगा। लेकिन ये जो मिला है पैसा, ये हमारी इनकम नहीं है, अभी एडवांस मिल गया, तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नाम क्या होगा? अर्नड कमीशन। ये क्या है? लायबिलिटी। दिस इज 8000। दिस इज द डिफरेंस, अनअर्न्ड कमीशन। एडवांस में आपको जो कमीशन मिला है, दैट इज योर अनअर्न्ड कमीशन। नाउ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट मिल गया एडवांस में, तो ये ऊपर वाली जैसी बात होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब ये एक नया टर्म दिया है मैंने यहाँ पे, वर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसेट हमारी दो तरह की होती है। एसेट बता सकता है कोई कि कितने तरह की एसेट होती है, कौन कौन सी होती है एसेट्स? ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था कि एसेट दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है करंट एसेट, जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी। एक होती है नॉन करंट एसेट, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट कहते हैं। और अपने फॉर्म के हिसाब से, अपने किस तरह की एसेट है वो, उसके हिसाब से वो टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकती है। तो करंट एसेट तो एक साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो नॉन करंट एसेट है, वो बिजनेस लंबे समय तक यूज करेगा। और जब बिजनेस उसको लंबे समय तक यूज करता है, तो हर साल यूज की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ड्यू टू यूज।
मैंने अभी आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन पे आपके पास पूरा चैप्टर है, आप आगे पूरा डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं बहुत ब्रीफ में जितना जरूरी है। जब आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। ऐसी कौन कौन सी एसेट्स होती है? ऐसी होती है बिल्डिंग, मशीनरी, खत्म होती जाएगी उसकी लाइफ, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल, गाड़ियां वगैरह, इनकी वैल्यू। तो इन सब की वैल्यू जैसे जैसे आप यूज करते जाते हो इनकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, द वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो देखा जाए तो जितनी भी फिक्स एसेट्स है सबकी वैल्यू डिक्रीज होती है विद टाइम। इसका बस एक एक्सेप्शन है, वो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वैसे उसका हमें यहाँ पे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। लैंड एकमात्र ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, इसकी वैल्यू कभी भी हम अपनी बुक्स में नहीं गिराते। लेकिन बाकी के अलावा, लैंड के अलावा जितनी भी दूसरी हमारी फिक्स एसेट्स है सब के सब डेप्रिशिएशन होता है। दे ऑल गेट डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनकी एक लाइफ होगी, बिल्डिंग होगी तो 50 साल में गिर, आपने देखा हो बिल्डिंग गिर जाती, पुरानी होगी, क्यों गिर जाती है? वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, तो बिल्डिंग वो होगी। 50 साल लग सकते हैं, 60 साल लग सकते हैं, 40 साल लग सकते हैं, बिल्डिंग खत्म होगी एक बार। कितने ही साल वो लंबा चल सकती है, लेकिन एक बार होगा उसका, आप मेंटेन करते रहेंगे अच्छे से तो और थोड़ा ज्यादा चल जाएगी, लेकिन एक दिन तो आएगा। मशीनरी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, नई मशीनरी लानी पड़ेगी। गाड़ी पुरानी हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी, भंगार में स्क्रैप पे बेचना पड़ेगा, नई गाड़ी लाएंगे। फर्नीचर भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी एसेट डेप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जो नॉन करंट एसेट्स है उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज आया है, कमी आई है। कैसे आया है? ड्यू टू यूज। यूज इज नॉट द ओनली रीजन, और भी रीजन है, बट आप यूज मान लिया। हम उसको यूज कर रहे हैं, क्यों, कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, हम उससे गुड्स बना रहे हैं, हम उससे सर्विसेज दे रहे हैं, हम उससे बिजनेस कर रहे हैं उसपे। तो वो उस यूज में, बिजनेस के यूज में आने से उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से होता क्या है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो मान लीजिए मेरे पास एसेट है, एक्सपेंस, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। यहाँ पे मेरे पास एक मशीनरी है एसेट के, और बैंक, मैंने 20,000 की मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी में प्लस और बैंक में माइनस। अभी 20,000 में से 1,000 की वैल्यू डेप्रिसिएशन लग गया इस मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू अब 20 की नहीं रही, 1,000 कम हो गई। लेकिन कम कहाँ हुई? ये एक्सपेंस में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, खर्चा है, एसेट को यूज करने का खर्चा। एक बार खरीदी हुई चीज यूज हो रही है, तो जब आप डेप्रिशिएट करते हैं तो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और एक्सपेंस में ऐड करते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे मशीनरी एसेट माइनस 1,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस 1,000। दिस इज हाउ यू राइट। जब भी आप डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर पे लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। बिल्डिंग पे लगाएंगे आप तो फर्नीचर की जगह बिल्डिंग आ जाएगा। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी और डेप्रिसिएशन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड का ट्रांजैक्शन है, दोनों चीज अफेक्ट इसका इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो ये चीज है, तो ये है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। बोरोड फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से बोरो किया, तो वो तो मालूम, मैंने अब आपको कहा है कि अब आपको लायबिलिटी वगैरह के सबके नाम यहाँ अलग अलग लिखने हैं। जब आप बैंक से बोरो करेंगे तो बैंक एसेट प्लस 50,000 और बैंक लोन लायबिलिटी प्लस 50,000, लायबिलिटी भी प्लस होगा, बैंक लोन प्लस। अब हाँ, अब देखिए इसके अंदर, देखिए ये चीज, देखिए ये ट्रांजैक्शन को मुझे आपको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ इसको। ये तो जब आपने बैंक से लोन लिया, इसको मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में समझाता हूँ। इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा, ये दोनों ट्रांजैक्शन, ये इस टाइप के टर्म्स आएंगे आपको अकाउंट्स में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को समझने में, बट समझना बहुत जरूरी है और इसको समझते जाएंगे। और ऐसा मत मानिएगा कि आप दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जिसको दिक्कत आएगी, दुनिया में बहुत सारे हुए हैं जिनको दिक्कत आई है, मुझे भी आई, ठीक है।
तो ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को सबसे अच्छी अकाउंटेंसी आती होगी, मुझे आई तो मतलब क्या, मतलब सिर्फ इतना सा है कि सबको आती है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और समझेंगे तो समझ जाएंगे। सबने समझा, कोई तो हर कोई अकाउंटेंसी तो ऐसा है नहीं कि सीख के आया दुनिया में, सीखा है, आप भी सीख जाए। अब देखिए हमने लोन, बैंक से लोन लिया, कितने का, 50,000 का। तो मैंने क्या किया, बैंक में जोड़ दिया, बैंक में पैसा आ गया मेरे लोन लेने से, और बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो बैंक लोन लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये बैंक लोन है। इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हो यार, दिख ही नहीं रहा। अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक, नहीं दिख रहा तो अपन बड़ा कर लेते हैं। मैंने तो ये व्हाइट स्क्रीन की वजह से सोच रहा था, लेकिन मत सोचो व्हाइट स्क्रीन की वजह से, थोड़ा इसको एनलार्ज कर लो। टेक्नोलॉजी, बस हो गया, ठीक, ठीक है, ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन, इनकी हम बात करें। तो हमने जब बैंक लोन की बात कही, तो जब हमने बैंक से लोन लिया तो एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस अरे इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब जब हमने बैंक से लोन लिया तो हमने अपने बैंक के अंदर प्लस कर दिया, कितना, 50,000, और लायबिलिटी के अंदर एक कॉलम बनाया बैंक लोन का, और उसके अंदर हमने प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंक लोन पर 2,000 रुपए अब आपको और देने हैं, तो कोई मुझे बता सकता है इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखा सकता हूं। 50,000 का बैंक लोन था, 2,000 रुपए अब इसमें और देने। मेरा माइक म्यूट। और सर लायबिलिटी में 2,000 ऐड हो जाएगा। तो अगर, अच्छा मान लो आराध्या, ये मैंने 2,000 रुपए बैंक इंटरेस्ट के दे दिए, तो क्या होगा, दे दिए, हाँ दे ही दिए, तो एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, और बैंक में माइनस, कैश में बैंक माइनस। में या कैश में, जिसमें भी माइनस। या ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, तो एक्सपेंस में तो प्लस होगा, लेकिन अभी चूंकि दिया नहीं है तो बैंक वाले लोन का 50,000 रुपए देना था, अब इसमें 2,000 रुपए और जुड़ जाएगा, मुझे अब बैंक लोन का 52,000 देना। बैंक वाला कह रहा है कि आपके 2,000 रुपए और इंटरेस्ट के हो गए, तो मेरी बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई 2,000 से। और वो किस बात के बढ़ गए, 2,000 रुपए कैश दिए क्या बैंक ने, 2,000 रुपए मेरे को, जैसे 50,000 दिए थे, 50,000 की लायबिलिटी बढ़ी थी तो 50,000 कैश दिए थे, अब 2,000 वो और मांग रहे हैं। अरे किस बात के मांग रहे हो, तो वो कहेंगे 2,000 उन्होंने जोड़ दिए लोन के अंदर, वो 52 हो गया, लेकिन ये 2,000 किस बात के जोड़े, इंटरेस्ट के जोड़े, तो ये मेरा एक्सपेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, देना है, तो आप लायबिलिटी में भी ऐड करोगे और एक्सपेंस में भी ऐड करोगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डाउट्स बहुत होते हैं बच्चों को। बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप, अच्छे से। जब मैंने बैंक से लोन लिया तो क्या हुआ, बैंक में पैसा आया, एसेट में, और लायबिलिटी में बैंक लोन हो गया। 50,000 कैश में प्लस, 50,000 बैंक में प्लस। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो आप क्या करते हो, मान लो 1,00,000 रुपए उसने लगाया, तो बैंक में प्लस, 1,00,000 रुपए कैपिटल में प्लस। अब इस बैंक लोन पर आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है, देना है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ड्यू
ऑन बैंक देना है, तो किस बात का देना है भाई? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, 2000 रुपए एक्सपेंस में प्लस 2000 रुपए बैंक में प्लस। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट? आराध्या को डाउट नहीं आ रहा? मन तुमको कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे? एकदम क्लियर है? अच्छा, गुड। व्हाट अबाउट यू लीशा, क्लियर है? अनवी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल जिसने दिया उसने भी तो एक तरह का पैसा दिया है ना बिजनेस को। तो जिसने लोन दिया आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, दीजिए। सपोज 3000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एक्सपेंस में प्लस और कैपिटल में प्लस। तो आपको क्या कहूंगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा बैंक लोन पर इंटरेस्ट है, तो आप एक्सपेंस में ऐड करोगे और बैंक लोन में ऐड करोगे। आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तो आप एक्सपेंस में ऐड करोगे और कैपिटल में ऐड करोगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए थे, अब उसको आपको 3000 रुपए इंटरेस्ट के और देने, तो अब ओनर का पैसा जो बिजनेस में है लगा हुआ 1 लाख से बढ़ के 1,03,000 हो जाएगा। जिसने आपको बैंक ने लोन दिया, आपको 50,000 उसको आपसे लेने थे, अब वो कह रहा है 2000 रुपए और, तो आप उसको 52 लेने, तो बैंक लोन में हमने जोड़ दिया। तो इसी ढंग से कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में जोड़ेंगे, बैंक लोन का इंटरेस्ट बैंक में जोड़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है इस बारे में आगे? अच्छा ठीक है, चलिए वो इस पॉइंट पे मैं आता हूँ। मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे ड्राइंग्स पे आपको कुछ बताना है इसमें, ठीक है? मैं देखता हूँ मैंने शीट में शायद दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, आगे कहीं आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल आपको मैंने बता दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस कैपिटल, कैपिटल ही होती है, तो उसके अंदर हमें कुछ अलग से नहीं करना। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस प्लस 2000 और कैपिटल इज कैपिटल प्लस 2000, तो ये हमारा दोनों चीज हो जाएगी। लोन गिवन टू अ फ्रेंड, अच्छा है वो पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। अब देखिए वापस बोर्ड पे आते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब आपने किसी को लोन दिया है, आपने लोन दिया है, तो आप जब किसी, जैसे आप किसी के लिए लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी है, तो लीशा जब आप किसी को लोन देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगी कि कैपिटल हो जाएगी या क्या हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे आप? मैं किसी को लोन दूंगी। हाँ, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? कैपिटल मतलब लाइबिलिटीज तो नहीं होगी क्योंकि अच्छा, लायबिलिटी नहीं होगी तो कैपिटल होगी। हाँ आपकी एसेट होगी मैडम, आपको ओके लेना है ना उससे पैसा आपको, तो एसेट हाँ है। ठीक है, तो आपने एक्स को लोन दिया, तो आपके एसेट में अकाउंट खोलेंगे, एक्सेस लोन, एक्स का लोन अकाउंट खोलेंगे आप, एक्स का लोन, और आपने बैंक से पैसा दिया, तो बैंक में आप 10,000 माइनस करोगे और एक्स के लोन में आप 10,000 ऐड करोगे। जब आप किसी को लोन दे रहे हो, समझ रहे बात आपको? अब आपको अलीशा, आपको एक्स से कितना पैसा लेना है लोन का? 10,000 रुपए लेना है, ठीक है? इज दैट ओके? हाँ अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10,000 रुपए जो लोन का लेना है वो तो लेना ही है, अब 1,000 रुपए इसमें इंटरेस्ट भी लेना है आप, तो कैसे दिखाएंगे उस अकाउंटिंग इक्वेशन में लीशा, अकॉर्डिंग टू यू? जब आपने लोन लिया था तो आपने बैंक में प्लस किया था और लायबिलिटी में प्लस किया था। जब इस लोन पर आपको 1,000 का इंटरेस्ट देना था, तो आपने इंटरेस्ट को एक्सपेंस में प्लस किया और लायबिलिटी में प्लस किया, इंटरेस्ट ड्यू। ये बोरोड, ये बोरोड, ये इंटरेस्ट ड्यू।
अब ये जो लोन दिया है आपने, इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इसको कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ड्यू ऑन एक्स लोन, एक्स लोन पे इंटरेस्ट लेना है आपको। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा निशा, क्या समझते हैं आप? अब आपको एक्स से कितना पैसा लेना है, 1000 रुपए इंटरेस्ट के और लेने हैं उससे, तो आप टोटल एक्स से कितना पैसा लेना है निशा? 11,000। यहाँ पे 1000 जोड़ दीजिए। ये किस बात का लेना है? जो आपको 1000 रुपए और लेने हैं, ये अब आपकी क्या है? एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, या कोई और एसेट है? क्या है ये? आप कमा रहे हो ना सामने वाले से, इनकम है, इनफ्लो है ना ये आपके लिए। तो 1000 रुपए आप एक्स के लोन में ऐड करेंगे और 1000 रुपए आप रेवेन्यू में ऐड करेंगे। देखिए, जब आपको इंटरेस्ट देना था तो आपने एक्सपेंस में ऐड किया और लायबिलिटी में ऐड किया। जब आपको इंटरेस्ट लेना है तो आप एसेट में ऐड कर रहे हो और रेवेन्यू में ऐड कर रहे हो। ये आप ध्यान रखिए इस चीज को, कीप दिस इन माइंड। इंटरेस्ट रिसीवेबल मिलना है और इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट देना है। तो जब रिसीवेबल है, मिलना है, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट रेवेन्यू में प्लस कर दोगे, उसका नाम है, रेवेन्यू का नाम इंटरेस्ट है, और अक्रूड इंटरेस्ट एसेट में प्लस कर दोगे। लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट की जगह मैं आपको नाम बताता हूं, इंटरेस्ट किससे लेना है? एक्स से लेना है, तो अक्रूड इंटरेस्ट की जगह आप एक्स का नाम यूज करो, एक्स का लो। अक्रूड इंटरेस्ट एक ऐसा अकाउंट है जो हम जर्नल है, मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज जस्ट जनरल। लेकिन जब आपको मालूम है किससे लेना है तो आप एक्रूड इंटरेस्ट वर्ड नहीं यूज करोगे, आप उसका नाम यूज करोगे जिससे लेना है। इंटरेस्ट पेएबल, देना है आपको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और देना है, हम उसको बोलेंगे अनपेड इंटरेस्ट। लायबिलिटी किसको देना है? नाम मालूम है, बैंक लोन पर देना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और यहाँ पे हम बैंक लोन लिखेंगे। we'll write it here, bank loan. This is how we'll show this. ये आपको डिफरेंस दोनों का समझ में आ जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट मिलना है। किससे मिलना है? नाम दिया है, एक्स के लोन पर मिलना है, तो एक्स के लोन में जोड़ दो। अलग से इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट एसेट नहीं बनाएंगे, हमारे पास एक एसेट है पहले से एक्स के लोन के नाम के, उससे लेना है उसी में जोड़ना मुझे पे करना है, लायबिलिटी में जोड़ दूंगा। किसको पे करना हो पहले से है मेरे को, बैंक लोन पे देना, तो मैं बैंक लोन में जोड़। इसी ढंग से मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने लोन गिवन टू अ फ्रेंड, मैंने फ्रेंड को लोन दिया, फ्रेंड को लोन दिया। यहाँ लिखूंगा कैश एसेट माइनस 20,000। फ्रेंड को लोन दिया है, उससे पैसा मिलना है मेरे को, लेना है, तो एसेट। अगर लिया होता तो लायबिलिटी थी, दिया है लोन तो ये 20,000, तो एक कैश माइनस हो जाएगा और फ्रेंड लोन एसेट प्लस हो जाएगा। अब इस फ्रेंड के लोन पर मुझे 1000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, मुझे 1000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है। तो अनवी, व्हाट डू यू से, हाउ आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? सर कैश एसेट में 1,000 प्लस लेना है, अक्रूड है, मिला नहीं है अभी, मिलना है। मिल जाता तो कैश करते, अभी मिला नहीं है, तो रेवेन्यू, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू 1000। फिर दूसरा इफेक्ट, लेना। तो लेकिन सर अगर लेना है तो वो असेट भी तो रहेगा ना। किस एसेट में? फ्रेंड लोन में। जब हमने फ्रेंड को लोन दिया था, मैं फिर से बता रहा हूं, एसेट प्लस एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस रेवेन्यू। जब हमने फ्रेंड को लोन दिया था
तो हमने कैश में माइनस किया और फ्रेंड के लोन में ऐड कर दिया। तो फ्रेंड लोन एसेट ही है, अब उससे लेना है 1000 रुपए, तो रेवेन्यू में प्लस, लेकिन कैश में किसी में नहीं करेंगे, फ्रेंड के लोन पे लेना है। तो अब जो फ्रेंड के लोन से 20,000, अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि फ्रेंड से हमें 20,000 रुपए लेने, अब 1000 और लेने, तो 1000 रुपए इसी में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड से कितना लेना है मुझे, 21,000। आर यू गेटिंग दिस? अब मुझे फ्रेंड Yes. से 21 लेना है, तो फ्रेंड लोन में 1000 ऐड करेंगे और रेवेन्यू में 1000 ऐड करेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है ये बात? Yes, sir. ये धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी, करते चलेंगे, अभी और समझ में आएगा। अभी ये मतलब, अब यहां पर एक छोटा सी चीज और है, ड्राइंग्स। आराध्या, ड्राइंग्स को हम कैसे शो करते हैं? किसी ने, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, तो एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस, कोई ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, ड्राइंग होती है, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? ओनर पैसे निकालता है तो हम लोग कैपिटल से माइनस कर देते हैं और कैश से माइनस कर देते हैं। सपोज ओनर ने 12,000 की ड्राइंग की, कैश में से माइनस और कैपिटल में से। अच्छा, कैपिटल क्या दिखाता है कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है, निकाला है, क्या दिखाता है? कैपिटल का बैलेंस क्या दिखाता है? जो लगाया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कुछ अकाउंटेंट्स को कि ओनर जो पैसा लगा रहा है उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं, और जो पैसा निकाल रहा है उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट खोल रहे हैं। तो हम इन दोनों अकाउंट को अलग अलग रखें, मिक्स नहीं करें, और जब एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होगा, तो इस ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। लेकिन साल भर हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओनर ने कितना पैसा निकाला बिजनेस से। तो अगर हम ड्राइंग को अलग रखेंगे तो हमें टोटल मालूम पड़ जाएगा कि कितना पैसा निकाला। तो जो ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, वो लायबिलिटी है, तो हमने उसको कैपिटल को राइट हैंड साइड में, लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। हमने कैपिटल को राइट हैंड साइड में, लायबिलिटी साइड में यहां दिखा दिया। लेकिन अगर ओनर ने जो पैसा निकाला वो ओनर से हमें, हम मानेंगे ओनर से हमें लेना है, तो वो हमारी एसेट है। तो कुछ इक्वेशन में ऐसा भी हम करते हैं। ये डी जो मैंने एसेट साइड बनाया है, इसका यूज क्या है? जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो हम उसको कैपिटल से घटाएंगे नहीं डायरेक्टली, हम उसको ड्राइंग्स में जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, कैश में, बैंक में माइनस करेंगे और ड्राइंग्स में जोड़ देंगे। पूरे साल की जब ड्राइंग हो जाएगी तो इस टोटल को कैपिटल में से एक साथ माइनस करेंगे। लेकिन हमें मालूम तो पड़ना चाहिए साल भर में ओनर ने कितना पैसा निकाला। इसलिए ये इक्वेशन अब 5 कॉलम से 6 कॉलम में हो गई है। हम ड्राइंग्स का कॉलम एक सेपरेट बना सकते हैं या हम सेपरेट नहीं बना सकते, वो भी चलेगा। इज दैट ओके? अब मान लीजिए मैं अलग अलग कुछ कॉलम बनाना चाह रहा हूं एसेट के अंदर, समझने के लिए। हमने लोन दिया है वाई को हमने लोन दिया चेक से, तो
तो हमने वाई को लोन दिया, वाई से हमें पैसा लेना है, तो मैं वाई लोन एसेट साइड में दूसरा बना लूंगा। कितने का लोन दिया? 20 का, तो बैंक में माइनस कर दूंगा और वाई के लोन में एसेट में ऐड कर दूंगा। तो वाई का लोन भी एसेट है, हमें उससे लेने हैं पैसे, कैश भी बैंक तो है ही एसेट। अब इस वाई के लोन पे मुझे 1000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, तो मैं वाई के लोन में ऐड करूंगा और रेवेन्यू में ऐड करूंगा। अब ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए, तो मैं क्या करूंगा? बैंक से माइनस करूंगा और ड्राइंग्स में ऐड करूंगा। अब इस ड्राइंग्स पर मुझे इंटरेस्ट लेना है। जब वाई के लोन पे लेना था तो रेवेन्यू प्लस था, जब ड्राइंग पे लेना है सपोज 1000 रुपीज का, तो ड्राइंग में ऐड करूंगा और वो भी रेवेन्यू में ऐड करूंगा। लेना है बिजनेस को इंटरेस्ट, ड्राइंग पे तो लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स में जोड़ देंगे। तो मेरा आपको एक सिंपल सी बात अभी जो कहनी है, जिसमें सबसे ज्यादा कई बार बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, ये जो हमने वाई को लोन दिया है ये हमारी एसेट है, तो उसी ढंग से ड्राइंग्स को भी आप थोड़ी एसेट ही मानिए। ये लेना है उससे पैसा, तो जब उससे लेना है किसी दूसरी एसेट पे वाई के लोन पे, तो वाई के लोन में ऐड कर रहे हैं, रेवेन्यू में ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से जब ड्राइंग पे लेना होगा तो ड्राइंग में ऐड करेंगे और रेवेन्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हाँ, ड्राइंग्स तो ओनर ने निकाल ली ना, तो अब बिजनेस के पास नहीं है, तो नहीं उस नहीं पे नहीं लोन नहीं क्यों नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, मैंने इंटरेस्ट? मैंने किसी को उधार में सामान बेचा आ रहा था, तुमने मुझे सामान उधार में बेचा है, तो तुम्हारे पास बिजनेस के पास है क्या वो? नहीं, तो तुमको मुझसे पैसा लेना है ना उसके बदले में। बट ऐसा थोड़ी बोला है कि ड्राइंग्स उधार के लिए निकाल रहा है, अभी वो उसके पैसे वो टाइम निकाल भी भी तो सकता टाइम है। भी टाइम भी टाइम भी हम उसकी कैपिटल को अलग रखना चाहते हैं, ड्राइंग्स की, ओनर की, और ओनर की पैसा जो उसने निकाला है उसको हम अलग रखना चाहते हैं। ओनर ने जो पैसा लगाया उसको हमने कैपिटल कहा, और जो ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला उसको हमने ड्राइंग्स कही। हमको जिसको पैसा देना है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, हमको जिससे पैसा लेना है उसको हम डेटर कहते हैं। तो जैसे डेबिटर क्रेडिटर हो सकता है, हमने कहा कि ओनर के 2 अकाउंट खोलो, जो ओनर पैसा निकालेगा हम मानेंगे वो पैसा हमें ओनर से लेना है, तो हम उसको एसेट मानेंगे, और जो ओनर ने हमें पैसा दिया उसको मानेंगे हमें ओनर को देना है, हम उसको लायबिलिटी मानेंगे। तो इस ढंग से हम कैपिटल को और ड्राइंग्स को अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं। ये हमको ट्रीट करने में इसके कई फायदे हैं, सिर्फ इसको अकाउंटिंग कन्वीनियंस ये लॉजिक ही नहीं है, लेकिन इसको अंदर हमको अकाउंटिंग करने में इजी रहता है। और अल्टीमेटली साल के अंत में ये ड्राइंग्स पूरी की पूरी कैपिटल में से ही माइनस होगी, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो एंड ऑफ द ईयर करेंगे। साल भर हम जोड़ते जाएंगे कितना निकाला, और साल के अंत में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इससे हमको सहूलियत रहती है जानने में कि ओनर कितना पैसा लगातार बिजनेस से निकाल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम ट्रीट करते हैं। ये भले हमको लेना लोन नहीं है, ये ओनर ने एक जगह पैसा लगाया है, लेकिन हम अकाउंटिंग में जो उसका लगाया हुआ पैसा है और जो उसका निकाला हुआ पैसा अलग अलग लिख रहे हैं। वॉट एवर ही इन्वेस्ट इन वन प्लेस, वॉट एवर ही विड्रॉज इन अनदर प्लेस, और फिर बाद में जो वॉट एवर ही विड्रॉज विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वॉट एवर ही इन्वेस्ट, कि इन्वेस्ट ज्यादा करेगा निकालेगा कम, इस हिसाब से। इसे थोड़ा सा कुछ समझ में आया ये? Okay, next transaction here is अनपेड सैलरी पे ऑफ कर दी। जब अनपेड हुई तो हमने क्या किया? देखिए इसका मतलब क्या हो, जब अनपेड होती तो हम क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस 2000 प्लस और अनपेड सैलरीज लायबिलिटी प्लस। अब जब हम इसको पे कर रहे हैं तो क्या होगा? अनपेड जब बाद में पे करेंगे तो अनपेड सैलरीज लायबिलिटी माइनस 2000 और कैश
कैश भी माइनस करेंगे। दिस इज हाउ विल सो। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है। जब हमने बेनिफिट ले लिया किसी से, और हमने पे नहीं किया, तो हमारा एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा। जब हम ये पे कर देंगे तो हम लायबिलिटी में माइनस कर देंगे और हम कैश में माइनस कर देंगे। ऐसे होता है। अल्टीमेटली जब हम कैश देते हैं ना खर्चे के लिए, तो क्या करते हैं, एक्सपेंस में प्लस करते हैं और कैश में माइनस करते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में हो रहा है। एक बार लायबिलिटी में ऐड भी कर रहे हैं और एक बार लायबिलिटी में घटा रहे हैं, तो ये आपस में एडजस्ट ऑफ होगा। तो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी हैव अनपेड सैलरीज पेड ऑफ। जब बोले आपसे अनपेड सैलरी पे की, तो अनपेड सैलरी लायबिलिटी माइनस और कैश माइनस, इस हिसाब से होगा। और अरे क्या है इसके अंदर, एक चीज और है आपको जो मुझे बतानी है, कि जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, तो एसेट खरीदने में जो खर्चे होते हैं वो एसेट में हम जोड़ देंगे, तो हम मशीनरी में ही ऐड कर देंगे। तो मशीनरी में दिखाऊंगा 45,000 की, और कैश में माइनस करूंगा 45,000 से। भले ही एक्सपेंस, ये एसेट खरीदने पे जो खर्चे हैं ये नहीं जोड़ेंगे। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर पे जो खर्चे हैं, ये फर्नीचर हो जाएगा हमारा 10,500 का प्लस, और कैश माइनस हो जाएगा 10,500। तो ये मुझे फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन जब आपसे बोला जाए कि आपने गुड्स खरीदे, गुड्स ये बेचने के लिए, तो आप गुड्स को अलग रखोगे, एक्सपेंसेस को अलग रखोगे। तो गुड्स एसेट प्लस 20,000, ठीक है, ये आपके गुड्स हो गए, ये आपने खरीदे हैं। तो कैश, और ये कार्टेज भी दिया, तो कार्टेज एक्सपेंस प्लस 800, और कैश एसेट माइनस 20,800। तो कहने का सीधा सा ध्यान रखिएगा कि ये भले ही कुछ भी हो, ये एसेट हमारी, ये तो गुड्स के केस में खर्चों को हम अलग से शो करेंगे जब गुड्स खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड्स खरीदे, लेकिन जब मैं एसेट खरीदूंगा, कोई गुड्स खरीदे, ये तो खर्चा लग जाएगा। लेकिन जब मैं एसेट खरीदूंगा, मशीनरी खरीदूंगा, फर्नीचर खरीदूंगा, तो ये खर्चे जो हैं उसी की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, आपको कोई डाउट हो तो ये शीट आपको पूरी करके मुझे भेजनी है, और इसके अंदर पहले कोई चीज आपको पूछना हो तो पूछिए, फिर मैं आपको दूसरी चीज जो मुझे बताना है वो मैं बताता हूँ। एनी क्वेश्चंस किसी के दिमाग में? थोड़ा बहुत धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा अकाउंट्स का, तो जो अगर आप पहले का कुछ छूटा है तो उसको कवर अप कर लें, उसको समझते जाएंगे तो चीज होती जाएगी। लेकिन ये अभी हम इस स्टेज में अकाउंटेंसी में कि हम अकाउंट्स में मास्टरी करना या ना करना हमारे हाथ में। अगर आप सब्जेक्ट में अपनी पकड़ चाहते हो, आप चाहते हो बहुत स्ट्रांग रहे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कोई बहुत तेजी से चल नहीं रहे, बहुत आराम से चल रहे हैं, समझते रहे। और आप जितनी बार कहेंगे मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट देन वो करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये 8th शीट थी, इसके बाद एक शीट आपको मैं ये 9th वाली भेजूंगा। मैं भूल जाता हूँ बार बार शीट, ये मैं भेज दूंगा। तो ये मैंने इसके अंदर क्या क्या है, प्रिंट आउट देता हूँ नॉर्मली, तो इसमें कॉलम बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जिन जिन कॉलम्स में इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आएगा, वो कॉलम मैंने आपको यहाँ पे बनाकर दे दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है अपनी नोटबुक्स में, और आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे, कैश में प्लस माइनस होगा तो कैश में करेंगे, प्रीपेड में होगा प्रीपेड में, गुड्स में, एक्सपेंस में, जो भी। इस क्वेश्चन में अनपेड लायबिलिटी सिर्फ एक है, दैट इज अनपेड एक्सपेंसेस।
तो वो जहाँ प्लस होगा जहाँ माइनस, तो आपको बस प्लस माइनस लिखना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। आपको इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं निकालना, आपको बस शो करना है। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी दी किसी को कैश में, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन नंबर 1 सैलरी पेड इन कैश, तो कैश में 5000 दी, कैश में माइनस एक्सपेंस। अब मैं दूसरा ट्रांजेक्शन देता हूँ कि सैलरी मैंने एडवांस में दे दी 2000 रुपीज की, तो 2000 कैश में माइनस और 2000 प्रीपेड में प्लस। मैंने क्या किया, गुड्स जो है 15,000 के क्रेडिट में खरीदे, नहीं कैश में खरीदे, तो सी 15,000 कैश में माइनस और 15,000 गुड्स में प्लस, ऐसे दिखाना है। तो इसके अंदर इफेक्ट दिखाना नहीं है, तो कंटिन्यूइंग बिजनेस जैसे पहले कैश का बैलेंस है वो सब जाने, आपको बस ये दिखाना है कि इस ट्रांजैक्शन में कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ये 5 कॉलम में, तो या 5 कॉलम पहले बना लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये 3 कॉलम जब आपके स्कूल में कराएंगे तो आपको कैसे करना है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 5 कॉलम में तो करके दीजिए। इसी ढंग से सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी आपको इस 5 कॉलम अप्रोच में एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू में दिखाना है, और इसका जो है वो बाकी चीज में आपको दोबारा दिखाऊंगा चाहिए। तो ये 2 शीट्स में अभी आपको भेज रहा हूँ, जिनको आप खत्म कर स्टार्ट करके अपने हिसाब से खत्म कर दीजिए। और किसी को कोई चीज पूछनी है? एनीथिंग एल्स? नथिंग? ठीक है, सो आई एंड दिस क्लास राइट नाउ। आर्यमन तुम मुझे भेजोगे अपना काम, और कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि अभी तुम सबसे पीछे, अभी तुम चल रहे हो, बाकी सब तो कर लेना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस नहीं है ना कुछ भी? मैं एंड करता हूँ क्लास। तो कल हम मिलते हैं इसी टाइम पे 11 o'clock। कोई और चीज होगी तो मैं आपको बता दूंगा, BS इकोनॉमिक्स का जैसा भी हो।